नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं समायोजन, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। देखिए, हम अपनी दैनिक जीवन के अंदर जो है एडजस्टमेंट करते रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ों का, वही है समायोजन। इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। एल एस शेफर ने कहा था कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखता है। ये किसने कहा था? एल एस शेफर ने कहा था। उनकी ये परिभाषा है। फिर हम समझते हैं समायोजन के अंदर अंदर जो है द्वंद्व, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। द्वंद्व के जो है, देखिए, 3 प्रकार के द्वंद्व हो सकते हैं, जैसे अप्रोच अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस। ये 3 प्रकार के द्वंद्व हो सकते हैं। देखिए, अप्रोच अप्रोच की बात करें तो ये होता है पॉजिटिव, अवॉइडेंस अवॉइडेंस की बात करें तो ये होता है नेगेटिव, और अप्रोच अवॉइडेंस की बात करें तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। हिंदी में हम इसे बोलेंगे अप्रोच अप्रोच को उपागम उपागम, पद्धति पद्धति और ग्राह्य ग्राह्य। ठीक है। और अवॉइडेंस को हम बोलेंगे परिहार परिहार, वर्जन वर्जन। और अप्रोच अवॉइडेंस को हम बोलेंगे उपागम परिहार। ठीक है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो ये थे द्वंद्व के प्रकार। अब हम देखते हैं समायोजन की कुछ युक्तियां, जिसे हम कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। ये जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में वो आएगी जिसमें हम किसी चीज़ को, किसी काम को जो है सोच समझ कर करेंगे। ठीक है। जिस विधि को अपनाएंगे सोच समझ कर। और अप्रत्यक्ष में हम क्या करेंगे, उसको अचेतन मन से, जो है अचेतन अवस्था से उसको करेंगे। चेतन अवस्था वाली तो प्रत्यक्ष विधि में, और अचेतन अवस्था वाली अप्रत्यक्ष विधि में। देखिए, प्रत्यक्ष विधि के अंदर कौन कौन सी युक्तियां हैं, तो इसमें है बाधा निराकरण। कौन सी है? बाधा निराकरण। यानी कि आप क्या कर रहे हो इस युक्ति के अंदर, जो है अपने युक्ति ईगो को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि बाधा निराकरण में ये करते हैं कि कोई भी बाधा आ गई तो उसको जो है सोच समझ कर उसका निराकरण कर देना। ठीक है। और मार्गांतिकरण क्या है? मार्गांतिकरण में ये है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो। ठीक है। आप आरएस बनना चाहते हो। पहले तो आपने क्या किया, आपने मान लो उसके लिए जो है अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाए। ठीक है। बाद में आप क्या कर रहे हो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उनकी व्याख्या कर रहे हो, मतलब थोड़ा तरीका चेंज किया, मार्ग में परिवर्तन किया, लेकिन पाना लक्ष्य आपको क्या है, आरएस वाला ही है। तो ये हो गया मार्गांतिकरण। फिर है एक अन्य युक्ति, वो है अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है कि आप तो आरएस बनना चाहते हैं। ठीक है। आपने पूरी कोशिश कर ली, फिर आपको लगा यार आरएस तो अपने बस की है नहीं, एक काम करते हैं अपन जो है वो किसी और की कर लेते हैं, अपन जो है थर्ड ग्रेड टीचर की कर लेते हैं, रीट की कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लक्ष्य बदल दिया, उसने पूरा लक्ष्य बदल दिया ना सोच समझ कर। तो ये क्या है, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। फिर हम देखते हैं परामर्श और निष्कर्ष। परामर्श निष्कर्ष तो यही है कि हम, हमारे को किसी कोई चीज़ को समझ में नहीं आ रहा तो हम उसका किसी से परामर्श लेते हैं, सोच सोच समझ कर कहते हैं हाँ इससे परामर्श लेंगे तो हमारा ये समाधान कर देगा। निष्कर्ष निकालते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे यार, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, सोच समझ कर। तो ये कौन सी युक्ति है? परामर्श और निष्कर्ष वाली ये प्रत्यक्ष विधि है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की। फिर है अवधान प्राप्ति। इसको हम कहते हैं अटेंशन, अवधान। मान लो आप बचपन में चलते, देखो हम प्रार्थना करते थे तो टीचर जो है, कभी हम इधर देखते थे, एक कोई एक आँख खोल के देख रहा है, कोई है ना, कोई किधर देख रहा है, प्रार्थना चल रही है इधर, और फिर जैसे टीचर हमको बोलते हैं एकदम हम अटेंशन अवस्था में आ जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की कौन सी युक्ति है? ये है अवधान प्राप्ति। ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधियाँ ही, विधियाँ थी सारी। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में कौन कौन सी है, जैसे युक्तिकरण। युक्तिकरण, ठीक है। युक्तिकरण की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी कि तर्क संगत जो है, लॉजिकल कोई बहाना बनाना। जैसे मान लो अंगूर, लोमड़ी वाली कहानी सुनी ना आपने, लोमड़ी। जैसे लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसको जो है क्या हुआ, पेड़, ये पेड़, ठीक है, लोमड़ी नीचे बैठी है, इसने बहुत प्रयास किया कि यार अंगूर तो खाने हैं, ये अंगूर लगे हुए, ठीक है, तो अंगूर तो खाने हैं। अब अंगूर तो खाने हैं लेकिन अब क्या किया कि उसको मिल नहीं रहे अंगूर, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगे हुए हैं। फिर उसने कहा यार चलो छोड़ो, अंगूर तो खट्टे हैं, मतलब लॉजिकली एक बहाना बना दिया। तो यह है युक्तिकरण। ठीक है, रैशनलाइजेशन। फिर हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या है? विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि मान लो आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आपने काम जो है सही मन से किया नहीं और बॉस ने आके आपको फटकार लगा दी। फिर आपका एक इदम ने बोला कि यार साले को मार दे रेपटा, दिमाग में से आया होगा, ठीक। लेकिन जो सुपर ईगो, उसने कहा कि रहने दे यार, अभी साले तेरे नौकरी चली जाएगी तेरे हाथ से और तू फिर जो है इधर उधर भटकेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे वो उस दिन घर घर पे आया, बीबी ने जो है अच्छा गरम गरम खाना परोसा,
उसने जोर से बोला, अरे साले नमक नहीं इसमें तो ये है ना वो है ना, पीहर से ऐसा ही सीख के आई, खाना नहीं बनाना आता ना। सारा गुस्सा बीवी पे निकाल दिया उसने। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्षतिपूर्ति इसे हम कहते हैं कंपेंसेशन। ठीक है, क्षतिपूर्ति मतलब एक कोई आदमी था, ठीक है, टकला था, मतलब सिर पर जो है बाल नहीं थे। ये तो मैं बाल बना रहा हूँ, माफ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम बात करें तो सिर पे बाल नहीं है बिल्कुल, ये मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ठीक है, ये इसका सिर है, इस पे बाल है ही नहीं। इसने क्या किया, क्षतिपूर्ति के रूप में क्या किया, इसने कहा यार बाजार चलते हैं अच्छे सीमा पे और एक लाल टोपी लेते हैं। ये लाल टोपी ली और अपने सिर पे लगा ली, तो ये क्या हो गया, क्षतिपूर्ति हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तादात्मीकरण। ठीक है, इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तादात्मीकरण को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आप जा रहे हो बाजार बिना हेलमेट, आपको पुलिस ने रोक लिया, चालान काट दिया आपने, फिर आपने वहीं से शुरू हो गए फ़ोन घुमाना कि मेरे चाचा जी ऐसे हैं, मेरे चाचा जी वो लगे हुए हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो ना, तादात्मीकरण कर रहे हो ईगो को बचाने के लिए। ये जो युक्ति अपना रहे हो आप, तादात्म्यकरण। फिर हम देखते हैं उदात्तीकरण, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। उदात्तीकरण क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें उदात्तीकरण, ये है कि एक स्कूल था, उसके अंदर एक बच्चा था, उसके क्या था, उसके जो है क्रोधी था, हर किसी से झगड़ता था, चिल्लाता था, टीचर के सामने बोलने लग जाता था। अब टीचर को तो है उसको झेलना था, टीचर जो है उसको अच्छे से अच्छा जो है उसको ज्ञान दे के जो है उसको अच्छे नंबरों से प्राप्त पास करना था, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रहे थे टीचर ने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको जो है स्पोर्ट्स का, वैसे ये क्रोधी है तो इसको स्पोर्ट्स का ज्वाइन करवा देते हैं, और स्पोर्ट्स का ज्वाइन करवा देंगे इनको तो आगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर इनको जो है स्पोर्ट्स ज्वाइन करवा दिया इन महाशय को, और ये जो है गोल्ड लेकर आ गए कोई भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से उदात्तीकरण हो गया, सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, ये समझने के लिए है केवल। फिर हम देखते हैं, देखिए प्रक्षेपण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है प्रक्षेपण या आरोपण। ये होता है आरोपण, मतलब आप खुद तो गलती स्वीकार कर नहीं रहे हो, ठीक है, किसी और में अपनी गलतियों को ढूंढ रहे हो, नहीं इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये साला इसी ने मेरे को फंसवाया है। ये हो गया प्रक्षेपण। फिर देखो एक है युक्ति पलायन में क्या होता है, पलायन में ये जो है वो ये है कि आप जो है किसी, ये मान लो जो है आपको जो है यहाँ पे सिंगर बनना है, मन में है कि हाँ मैं सिंगर बनूंगा। जैसे ही आप जो है 2-4 शो करते हो, उसके बाद आपको दिमाग में लगेगा कि यार अपने तो सातों स्वर गायब हैं, अपने को स्वर जो हैं वो गायब हैं, तो अब आप क्या करोगे, पलायन कर लिया, पीठ मोड़ ली, नहीं मेरे से नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये कौन सी युक्ति है, एक पलायन की है। एक है प्रतिगमन, एक है नेक्स्ट प्रतिगमन मतलब है कि पूर्व स्थिति में लौटना, इसका अर्थ है कि पूर्व की स्थिति में लौटना। अभी कोई काम आपको उद्योग लगाने के लिए बोल दे कोई, ठीक है, फिर आपको यार नहीं अभी रुकता हूँ थोड़ा यार, पहले की स्थिति में चलता हूँ, अभी नहीं, बाद में कभी सोचेंगे यार। ठीक है, प्रतिगमन मतलब पुरानी कोई स्थिति में चला जाना लौट के। एक है प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर प्रतिक्रिया निर्माण की, तो देखिए प्रतिक्रिया निर्माण ये कि एक जो है आप हो जैसे, ठीक है, आप मान लो कोई उदाहरण ऐसा समझते हैं प्रतिक्रिया निर्माण के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको जो है थोड़ा नीचे यहाँ खाली यही समझते हैं। देखो प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है कि एक 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 पिता है, ठीक है, एक पिता है, अगर पिता है वो, तो उसको जो है एक उसके लड़की नहीं है कोई भी, ठीक है, उसके कोई लड़की नहीं है, तो वो किसी को क्या रखता है, गोद लेता है। ठीक है, एक अपने वाले को ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, लेकिन ये जो गोद ली हुई है उसको तो उसी हिसाब से प्यार करेगा। लेकिन ये आदमी क्या करता है, सोचता है, प्रतिक्रिया निर्माण इसमें ईगो को बचाने के लिए एक युक्ति उसने विकसित की है। ये सोचता है कि यार इसको भी हम अच्छा प्यार देंगे, इसने अपना क्या बिगाड़ा है, ये भी तो अपनी बेटी जैसी है। तो ये ईगो डिफेंस जो बचाव का जो है मैकेनिज्म है वो क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण। तो ये थी सारी जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।